एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने अभी कुछ आपके सीटेट जो कि 7 जुलाई को आपका ये पेपर हुआ था, अभी 7 जुलाई 2024 को, तो उसमें हम लोगों ने ईवीएस के कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया था और विश्लेषण किया था। ठीक है, कि आखिर में जो सीटेट में इस बार ईवीएस के प्रश्न थे तो उनमें कैसे कैसे कुछ प्रश्नों में बदलाव आए हैं। जैसे कि इस बार 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कुछ अलग ढंग से पूछे गए थे, जबकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि जब आपका पेपर ऑनलाइन हुआ करता था, कई शिफ्टों में हुआ करता था, तो कई तरह के ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे जो नए थे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें आपके सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, तो उनमें आपके लक्ष्य पर कि आखिर दूसरे लक्ष्य में या तीसरे लक्ष्य में आखिर किस विषय पर चर्चा की गई थी। तो ऐसे प्रश्न 17 आपके जो गोल है उन पर भी सीटेट ने प्रश्न पूछा हुआ है। तो सीटेट के जो ईवीएस में हम ये कह नहीं सकते कि आखिर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस का डिजाइन है वो पूरे 6 थीम पर आधारित है। अब वो 6 थीम क्या क्या है, जैसे जल अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि जल में अगर हम नदियां ना पढ़ें तो फिर तब तो अगर सीटेट ने नदियों से क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है। जब आप ऑनलाइन पेपर सॉल्व करोगे तो 3 फरवरी का पेपर था, 3 फरवरी 2023 का, उसमें नदियों से प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे शहर के बारे में पूछा गया था कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है। तो यानी कि हमें ये चर्चा तो करना ही होगा, यानी अगर जल है तो हमें नदी और जल से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होते हैं हमें उसे पढ़ना होगा। अगर बात आवास की आती है तो हमें आवास से संबंधित हर चीजें पढ़नी है। हमें ज्योग्राफी भी टच करना है, हमें बायोलॉजी भी टच करना है, तो आवास से संबंधित सब कुछ आ सकता है। चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, तो जिस तरीके से कपड़े बुनाई होते हैं, रेशा कैसे होता है, कृत्रिम रेशा है या प्राकृतिक रेशा है, तो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बनाते तो हम बहुत कुछ है, तो उससे भी आपका जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑलरेडी सीटेट ने 6 थीम ईवीएस में रखा हुआ है और ये 6 थीम अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अगर हम चाहें तो 6 थीम को सिर्फ थीम ले लें, और अगर हम चाहें तो इसमें बहुत हम एक तरीके से गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न बचे थे, हम लोग आइए पूरे 7 जुलाई के जो है प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है कुछ प्रश्नों पर विश्लेषण हुआ है जो कि आपके वीडियो सेक्शन में पड़ा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, लिखा है कि निम्न में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी कि इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। जांच यानी किसी चीज की जांच हम यानी इंक्वायरी क्यों करते, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। अगर हम किसी बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर बच्चे ने कितना कक्षा में रह करके अधिगम किया है, सीखा है। अगर हम बच्चे को चिड़ियाघर लेके जाते हैं तो चिड़ियाघर ले जाने से नहीं होगा। चिड़ियाघर जब ले जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, वर्गीकरण करेगा, ये सारी चीजें बच्चा अपने दिमाग में सारी चीजों को करेगा। अब शिक्षक का काम क्या है, शिक्षक क्या करेगा, तो जांच करेगा कि आखिर में मैं इसको बच्चे को एक तरीके से मैं भ्रमण पर ले करके आई हूं। क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ चीज सीखे। तो बच्चे ने सीखा है कि नहीं, आखिर बच्चे के अंदर जो आज चिड़ियाघर उसने भ्रमण किया है, कितनी नॉलेज बच्चे के अंदर आई है, इस चीज की इंक्वायरी एक शिक्षक या शिक्षिका करेंगे। तो जांच क्यों की जाती है, तो देखो, आसपास के क्षेत्र में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, यानी आसपास के चीजों के हम सिर्फ फोटोज दिखा दे, तो क्या इससे थीम को पढ़ाते समय, और थीम क्या है, यात्रा, यानी कि बच्चा गार्डन जा रहा है, बच्चा चिड़ियाघर जा रहा है, वास्तविक चीजों को देख रहा है,
है ना। बच्चा क्या कर रहा है, वास्तविक चीजों को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो देखो, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के सिर्फ चित्र दिखाने से बच्चा कभी नहीं सीख सकता। विद्यार्थियों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने, यानी कि मैं बच्चों को ऐसा काम दे रही हूं कि जाइए जितने भी परिवहन है, रेलवे है, वायुयान है, सड़क परिवहन है, इससे संबंधित जो जो फोटोज आती हैं आप उसे कलेक्ट करो। तो क्या इससे जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा मिलेगा? तो आप कहोगे नहीं। जांच क्या होता है? जैसे कि सपोज दैट कि मैंने यात्रा पढ़ाना शुरू किया, तो मैं क्या देखूंगी? मैं देखूंगी कि आखिर बच्चे के अंदर यात्रा को लेकर के पहले से कितनी नॉलेज है। और ये एक शिक्षक का गुण होना चाहिए कि जब भी कोई टॉपिक अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रही है तो हमें छोटे बच्चे का पहले क्या करना चाहिए, तो पहले हमें उसकी जांच करनी चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को कितनी नॉलेज है, जिससे कि एक शिक्षक को ये अनुमान लग जाता है कि शिक्षक को किस तरीके से किस हद तक कैसे पढ़ाना है ना। तो ये देखिए, तीसरा, विद्यार्थियों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चा अपने आस पड़ोस या अपने किसी अनुभव के बारे में कक्षा में चर्चा करेगा अपने शिक्षक या शिक्षिका से, तो एक शिक्षिका को यह अनुमान लग जाएगा कि बच्चे को यात्रा से जुड़ी क्या क्या चीजें जो है इसे नॉलेज है। विद्यार्थियों को पुरानी कारों ने, यानी कि इसमें जो आप अनुभव देख रहे हो ये एक पॉजिटिव क्या है, टैग वर्ड, यानी जहां जहां अगर अनुभव वास्तविक जीवन अगर इस तरीके से रहे तो ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक शब्द होते हैं, सकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्न विधियों का पालन करता है। अब वो ईवीएस जब पढ़ा रहा होता है एक शिक्षक, तो वो विधि कौन कौन से होते हैं? सोचो, जोड़ो और साझा करो, यानी पहले सोचो और आपस में उन सारी चीजों को सोचने के बाद एक दूसरे से क्या करो, कनेक्ट करो, यानी जोड़ो। जैसे कि सपोज दैट हम लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवाज पढ़ रहे हैं। अब उस आवाज को हमें क्या करना है, पहले सोचना है और उसको वास्तविक जीवन को कक्षा से जोड़ना है, यानी कि जो हम आवाज पढ़ रहे हैं वो वास्तविक जीवन में ये आवाज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते। तो यानी सोचो, जोड़ो, फिर साझा करो, यानी आपस में एक दूसरे से चर्चा करो। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, यानी हर चीज सहपाठी से जुड़ी कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर के बच्चा इसमें क्या कर रहा है, तो सहपाठी समूह के द्वारा सीख रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, जब आंसर की आएगा तब हम लोग देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रचनात्मक उपागम भी होगा। रचनात्मक में क्या होता है, ये उपागम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सीखने के लिए क्या होता है, आकलन होता है। यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, सीखने के लिए आकलन, और साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें सीखने के लिए आकलन के साथ अधिगम के दौरान, जब भी अधिगम के दौरान, यानी जब अधिगम हो रहा होता है तो अधिगम के दौरान आकलन होता है। यानी कि रचनात्मक उपागम में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, फिर मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ प्रश्न पूछे, तो मैं कक्षा में ही आपसे आकलन मैंने अधिगम के दौरान ही कर लिया, जिससे मुझे ये अनुभव हुआ कि आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और कितनी नॉलेज नहीं है।
ठीक है। तो आप सीधे कहोगे कि मैम ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार सहपाठी से संबंधित चर्चा की गई है कि बच्चा सहपाठी के साथ मिलकर सीख रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि सहपाठी समूह द्वारा सीखना। अब सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी सब्जी कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्न में से किस तरह से या किस से पीड़ित होने की संभावना है? तो देखो, जब भी हम तला भुना खाना या मैदे का खाना, अगर हम ये सारी चीजें खाते हैं तो हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा आता है। और जब भी हम भोजन में पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है। और जब शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा? एनीमिया बीमारी यानी कि रक्त अल्पता बीमारी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों बच्चों को मोटापा और एनीमिया की बीमारी है। इससे पीड़ित होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि तला भुना खाएंगे तो मोटापा आएगा, फैट ज्यादा शरीर में बनेगा, और पालक और हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खाएंगे तो हमें आयरन नहीं मिलेगा, यानी अनीमिया हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ईवीएस कक्षा में मानचित्र पठन गतिविधि विद्यार्थियों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हो कि प्रक्रिया कौशल होता है, और प्रक्रिया कौशल में बहुत सारे प्रोसेस स्किल आते हैं। जैसे कि आप सीधे कहोगे अवलोकन करना, ये भी अवलोकन करना, ये भी एक प्रक्रिया कौशल है। वर्गीकरण करना, ये भी एक प्रक्रिया कौशल है। पहचान करना, ये भी एक प्रक्रिया कौशल है। मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाना, आरेख बनाना, आरेख बनाना, आरेख बनाना, ये सब क्या आता है? ये भी एक प्रक्रिया कौशल में आता है। और ये किस तरह का प्रक्रिया कौशल है? तो मानचित्र कौशल इसे कहेंगे। और मानचित्र कौशल के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो स्थान, दूरी, इन सब की स्थिति के बारे में उन्हें पता चलता है। यानी कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, ये मानचित्र कौशल का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा, स्थानों की दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में समझना, यानी कि स्कूल का डायरेक्शन किधर है, घर का डायरेक्शन किधर है। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीजें भी समझ विकसित होती है उनके अंदर। प्रतीक और पैमाने को समझना कि आखिर अगर ये आप देखोगे तो मानचित्र में जानबूझ के इस तरीके का प्रतीक चिन्ह बना दिया जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि मंदिर है। जानबूझ के इस तरह के प्रतीक चिन्ह होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये आपका रेलवे है। ठीक है। तो ये सब प्रतीक चिन्ह होते हैं। और पैमाना भी होता है। याद करो, पैमाना याद करो कि जब हम लोग गोलकुंडा के किला के पैमाने से रख करके जब हम कुछ सवाल लगाते हैं तो उसमें पैमाना ही तो होता है कि इतने सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो यानी कि प्रतीक और पैमाने को समझना, ये भी मानचित्र कौशल का एक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। अब पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक, कभी भी पैमाने के नक्शे में सटीक नहीं होता है। आप कोई भी आप देखोगे तो सटीक पैमाना है ना का आरेख बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। तो एक छोटे बच्चे के लिए तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे ये नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि ये वाला आपका सही होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात। तो देखिए, ये कह रहा है कि पहले जो तेलंगाना है इसके सापेक्ष हमें गुजरात के बारे में बताना है, फिर बिहार, फिर तेलंगाना के सापेक्ष के बाद हमें क्या है ना
तेलंगाना के सापेक्ष हमें बिहार की स्थिति बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गुजरात की स्थिति बतानी है, तब जाके हमें बिहार की स्थिति बतानी है। तो देखो, हमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो मानचित्र आपको भी आता होगा बनाने। हाँ, तो देखिए, हमने एक, कहते हैं ना कि, देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे तेलंगाना है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तेलंगाना यहाँ पे और गुजरात यहाँ पे है, और बिहार क्या है? तो आप सीधे कहोगे कि भाई बिहार यहाँ की तरफ है, यहाँ बिहार है, ये बिहार है। अब देखो, हमें तेलंगाना के सापेक्ष पता करना, यानी कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये है क्या चीज? तेलंगाना। तेलंगाना। अब तेलंगाना के सापेक्ष ये गुजरात और बिहार है, तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात किधर होगा? उत्तर पश्चिम होगा, और बिहार के मतलब तेलंगाना के सापेक्ष बिहार किधर होगा? उत्तर पूर्व होगा। तो आप सीधे कौन सा कहोगे? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको लगाना है। लिखा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पे ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें क्या करना है? सोचना है। देखो, यहाँ पे क्या करना है कि हमें ईवीएस पढ़ाने में, भाई पेडागोजी होता ही किसके लिए है? एक शिक्षक के लिए होता है। ठीक है, कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या मेथड हमें रखना चाहिए। तो ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक यानी अनुभव वाली रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी इसमें से आपको क्या देखना है? तो कौन सी रणनीति है जो अनुभव के आधार पर ईवीएस पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? अब वो है चर्चा। चर्चा में क्या होता है कि जब एक शिक्षक बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चा जब शिक्षक से चर्चा करेगा तो इसमें क्या होगा? जैसे कि हम लोग पर्वत पर चर्चा करेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई मेरे घर में तो ये लोग गए थे पर्वत, ऐसे होता है पर्वत, मैंने सुना है कि पर्वत ऐसे होते हैं, पर्वत से ज्वालामुखी निकलती है। बच्चे अपने अनुभव को साझा करेंगे, ठीक है, और शिक्षिका भी साझा करेगी। तो एक दूसरे से जब हम चर्चा करेंगे तो ये भी एक अनुभव की रणनीति है, जिस रणनीति के द्वारा हम पर्यावरण को बच्चों को सिखा सकते हैं। अब क्षेत्र भ्रमण भी अनुभव के आधार पर ही, जैसे कि अगर मैं पशु के बारे में, जो कि एक सब थीम है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो बच्चा एकदम सटीक नॉलेज बच्चे के अंदर कब आएगी? तब आएगी जब बच्चा उसे अनुभव के आधार पे सीखेगा। यानी कि एक शिक्षिका को चाहिए कि वो कहाँ ले जाए? क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाए, चिड़ियाघर ले जाए। अब बच्चा जब चिड़ियाघर जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा देखेगा, सामने से टाइगर को देखेगा, सामने से भेड़िए को देखेगा, और तब जाके अवलोकन करेगा और बच्चा उस चीज के बारे में अपने मस्तिष्क में समझ विकसित करेगा, यानी कि क्षेत्र भ्रमण। अब प्रदर्शन क्या होता है? जैसे कि प्रदर्शन करना भी एक अनुभव ही है। जैसे कि प्रदर्शन का मतलब कि किसी चीज को दिखाना। अब जैसे कि हमें एक लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि हमें लिंग भेद से संबंधित बच्चों को जागरूक करना है कि भाई लिंग भेद नहीं करना चाहिए, लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, तो हमें बच्चे को इस तरह के समझ से हटाना चाहिए। तो अगर हम किसी लिंग संबंधित कॉन्सेप्ट को अगर हमें बच्चे को समझाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रदर्शन करना चाहिए। भाई प्रदर्शन के माध्यम से बच्चा उसे अनुभव के आधार पर देखेगा, सीखेगा। ठीक है, अब देखिए, कला एकीकृत शिक्षा क्या है? कला एकीकृत शिक्षा का मतलब ही है कि शिक्षण संबंधी
सामग्री में सामग्री में ऐसे लिखो, सामग्री में कला को शामिल करना, कला को शामिल करना, ठीक है, शामिल करना। तो ये कह रहा है कि सबसे अच्छा कौन दर्शाता है। तो जहां तक, अब देखिए आंसर की क्या कहता है, लेकिन जहां तक कला एकीकृत शिक्षा है कि शिक्षण संबंधी सामग्री को कला को शामिल करना, तो अगर चलो ठीक है, बच्चा अगर कला बनाता भी है, कला को अगर हम शामिल भी करते हैं, तो क्या बच्चा उतना अनुभव से सीख पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा संशय है, ठीक है। बाकी तो देखते हैं, पता है कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, प्रदर्शन में कॉन्फ्लिक्ट है और कला में कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हीं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो 100% है और ये 100%। अब कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं दोनों में होगा कि आखिर सीबीएसई आंसर की में देती क्या है, ठीक है। तो कई बार सीबीएसई ने प्रदर्शन को अनुभव रणनीति माना है, तो इसीलिए मेरा एक अनुमान है कि हो सकता है कि इसी को सीबीएसई इस बार भी अनुभव रणनीति माने। तो 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ईवीएस में पर्यावरण, देखो पर्यावरण का मतलब क्या है, परिधनावरण, यानी कि हमारे चारों तरफ, चाहे वो जैविक हो यानी कि जीवित, या अजैविक यानी कि भौतिक जो कि निर्जीव, या सांस्कृतिक, जब हम इन चीजों से घिरे रहते हैं, यही तो पर्यावरण है। और हम किन किन चीजों से घिरे रहते हैं, और आपकी एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि पर्यावरण में हम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक चीजों से हम घिरे रहते हैं, जैसे वेशभूषा, पहनावा, धर्म, जाति, है ना, ये सारी चीजें। और हम जैविक चीजों से जुड़े रहते हैं, जैविक का मतलब ही है पेड़ पौधा और क्या है, पेड़ पौधा और जीव जंतु, इन सब चीजों से हम जुड़े रहते हैं। और किससे, तो आपके अपघटकों से हम क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और अजैविक का मतलब ही होता है कि निर्जीव चीजों से हम जुड़े रहते हैं। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक तरीके से इसमें क्या आता है, मानव निर्मित पर्यावरण भी आता है, जैसे कि धान का खेत हो गया, है ना, धान का खेत हो गया। तो एक तरीके से हमारे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों और साथ ही साथ मानव निर्मित, यानी कि ये चारों होंगे। क्योंकि मानव निर्मित में क्या आ जाता है, एक्वेरियम आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि आर्टिफिशियली मछली वगैरह का पालन करते हैं, तो एक्वेरियम आ जाता है। धान का खेत एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण का मतलब ये हमारा परिवेश, जिनके चारों तरफ से, जिससे हम घिरे रहते हैं, तो वो मानव निर्मित भी हो सकती है और ये प्राकृतिक पर्यावरण भी हो सकता है। और उस प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब होता है। तो ईवीएस में पर्यावरण का अर्थात क्या होगा, मानव निर्मित पर्यावरण, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं बच्चों, तो जैविक आता है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीजें आएंगी। और अजैविक में आपका हवा, पानी, मृदा, है ना, हवा, पानी, मृदा, आर्द्रता, ये सारी चीजें आएंगी। और सामाजिक में आपका समाज से जुड़ी चीजें, जैसे धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सामाजिक। सांस्कृतिक का मतलब है मेला, त्योहार, पहनावा, है ना, खान पान, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, मेला और त्योहार। और सामाजिक में हमारा क्या होता है, धर्म, जाति, धर्म हो जाता है, पहनावा हो जाता है, खान पान हो जाता है। जैसे होता है ना कि पूछा जाता है कि पंजाब के लोग क्या खाते हैं, छोले भटूरे, गुजरात के लोग ढोकला खाते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये एक तरीके से भारत एक विविधताओं में एकता वाला देश है।
हर तरह के धर्म के लोग, हर तरह की जाति, हर तरह के पहनावा और हर तरह के, है ना, भोजन ग्रहण करने वाले लोग हैं। ठीक है, हर जगह का देखो जाए तो अपनी अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि 7 जुलाई को पूछा गया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हर प्रश्न पत्र में 4-5 सवाल ऐसे आते हैं जो परेशान करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। आप सोचोगे कि नहीं सारा का सारा हो जाए तो ये, लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर 30 सवाल पूछे गए हैं तो 28-29 सवाल ठीक करके आए। और ये होता है जब हम चीजों को एकदम समझ के पढ़ते हैं, अपने आप में उस विषय को ढालते हैं। और जिस दिन आप पर्यावरण को खुद में ढालना सीख जाओगे, 30 में 28-29 नंबर, और हो सकता है कि 30 में 30 नंबर आ जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट, ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस और कम से कम 10-15 सवाल और बाकी हैं आपके 7 जुलाई वाले पेपर में ईवीएस में। तो हम फिर से 1-2 वीडियो और लाएंगे जिसमें से आपका पूरा जो 30 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।